Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So basically अब बहुत कम टाइम बचे हैं. It's almost like 3 to 4 month approx बचे हैं. So now like before starting this series, you already know I have started a NORCET mini mock test series. ठीक है. And today is the part 3 and basically जो ये है ना that is कि इसमें आपको 10 to 15 MCQ मिलेगा with explanation. एंड जो MCQ है डेट इज प्योरली बेस्ड ऑन सिनेरियो प्रायोरिटी क्लिनिकल बेस्ड होगा, जो कि बेसिकली हमारे नॉसेट में इस तरीके का MCQ आता है. ओके, सो द रीजन बिहाइंड दिस कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, सो दैट यू डेवलप दिस एबिलिटी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नॉसेट प्री हो जाता है तो मेंस नहीं होता है. एंड ऑल्सो नॉसेट प्री में भी इसी तरीके के MCQ अब आने लगे हैं. सो यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ MCQ. एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नो इट्स वेरी लेस टाइम, तो आपको अब MCQ प्रैक्टिस पर भी फोकस करना चाहिए. साथ ही साथ न्यू टॉपिक प्लस रिवीजन के साथ साथ आपको MCQ प्रैक्टिस पर भी अब फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम कम बचे हैं. एंड ऑफ कोर्स मतलब कि बेसिकली आपका जो एग्जाम है डेट इज MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो आपको वो एबिलिटी अभी से डेवलप करनी चाहिए कि कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को MCQ सॉल्व करने में अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सब रट्टा मार लेते हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये सबको नहीं आता है. ठीक है, वो आपको डेवलप करनी होती है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 60-year-old मेल. बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन. और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्राई करो कि मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लो, सो डैट लाइक मेरे को पॉज करो एंड अपना आंसर सेलेक्ट करो, सो डैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ मैं लाइक मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 60-year-old पेशेंट इज 60-year-old पेशेंट इज 4 hours पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी. ओके, मतलब कि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है एंड उसके 4 hours के बाद क्या होता है, ही इज ड्रॉजी हो गया है वो. एंड रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 10 है, शैलो ब्रीदिंग है एंड SpO2 कितना है, 88% है. ठीक है ना. सो ड्रॉजी हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट 10 हो गया है, शैलो ब्रीदिंग है एंड SpO2 भी कितना हो गया, 88% हो गया है. ऑन रूम एयर पे 88% है. ठीक है, विच इज द प्रायोरिटी असेसमेंट. आप इसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे. ठीक है ना. सो देखो, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 10 है, शैलो ब्रीदिंग है, मतलब कि क्या हो रहा है कि CO2 का रिटेंशन हो रहा है, CO2 अच्छे से एक्सपेल नहीं कर पा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉजी भी हो गया है ना. सो ड्रॉजी हो गया है एंड ऑल्सो हाइपोक्सीमिया भी है, ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है. सो CO2 का रिटेंशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है. ठीक है ना. एंड शैलो ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट भी कम है, मतलब कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है अगर आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो. ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या बोला उन्होंने. हमें क्या करना होगा, विच इज योर प्रायोरिटी असेसमेंट एज अ नर्स. चेक द सर्जिकल वुंड, क्योंकि 4 hours जस्ट हुआ है सर्जरी के, तो आप उनके सर्जिकल वुंड को असेस करोगे, या फिर असेस द एयरवे पेटेंसी और चेक द IV फ्लूइड्स और स्टार्ट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री. तो देखो, हमेशा प्रायोरिटी वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा हम कैसे प्रायोरिटी करते हैं, ABC. दैट इज फर्स्ट हम एयरवे मैनेज करेंगे, देन ब्रीदिंग मैनेज करेंगे, देन हम सर्कुलेशन मैनेज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का एयरवे कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यू कैन सी कि ड्रॉजी हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो रखा है, शैलो ब्रीदिंग हो रखा है, हाइपोक्सीमिया हो रखा है, सो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है ना. एंड ऑल्सो एक हिंट और क्या दे रखा है कि जस्ट पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी है, मतलब कि जस्ट 4 hours पहले उसकी सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है. तो ड्यूरिंग सर्जरी क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, ओपियोइड्स देते हैं, है ना. सो ऑफ कोर्स ये सारे एनेस्थीसिया ओपियोइड्स वगैरह क्या करते हैं, टेलेक्टेसिस करते हैं, है ना. एंड जो मसल्स है, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना. एंड ये सारी चीजें हो रही है, तो हो सकता है कि पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पेशेंट का जो टंग है फॉल बैक हो सकता है ना, टंग फॉल बैक हो रखा होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा, या फिर अंदर सिक्रीशन भरा होगा, है ना. ठीक है, वीक मसल्स है तो अच्छे से लाइक रेस्पिरेशन ही इनिशिएट कर पा रहा होगा. सो मतलब एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो आप सर्जिकल वुंड देखोगे, तो देखो सर्जिकल वुंड देखना यस इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे पहले हम एयरवे को फिक्स करेंगे, उसके बाद सर्जिकल वुंड वगैरह वगैरह देखेंगे. ठीक है, असेस एयरवे पेटेंसी, तो आपको एयरवे पेटेंसी देखना है कि पेशेंट का टंग फॉल बैक तो नहीं हो रखा है, सिक्रीशन तो नहीं भरा हुआ है, तो आपको एयरवे पेटेंसी देखना है. या चेक IV फ्लूइड. IV फ्लूइड मतलब IV फ्लूइड तो हम सर्कुलेशन मैनेज करने के लिए देंगे, बट यहाँ पे एयरवे इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का सबसे पहले हम क्या असेस करेंगे, एयरवे पेटेंसी असेस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी ड्रॉजी हो रखा है, शैलो ब्रीदिंग हो रखा है, सो पेशेंट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नहीं कर पाएगा इस टाइम. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के लिए थोड़ा
सा एनर्जी चाहिए, है ना, एंड पेशेंट ऑलरेडी ड्रॉजी हो रखा है, शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, सैचुरेशन भी कम हो रहा है, तो आप इस टाइम आप पेशेंट को ये नहीं बोलोगे कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करो, मतलब पूरा बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एयरवे पेटेंसी चेक करोगे कि ये टंग फॉल बैक तो नहीं हो रखा है, सिक्रेशन तो नहीं है, ये सारा चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको सर्जिकल वुंड भी असेस करना है, चेक करना है, बट द फर्स्ट आंसर इज बी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई बात समझ में। करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अ सीओपीडी पेशेंट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, किस पे है, ऑक्सीजन पे है, कितने लीटर पे, 4 लीटर पर मिनट विद नेजल कैनुला। एंड यू ऑलरेडी नो कि जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं हम उसमें लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हम उनको नेजल कैनुला के थ्रू ही देते हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्यों होता है पता होगा आपको, ठीक है। सडनली क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है एंड ड्रॉजी हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखो, कभी भी अगर आपके बॉडी में CO2 रिटेन होगा तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ड्रॉजी हो जाओगे, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन जा रहा है, 4 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन जा रहा है पेशेंट को नेजल कैनुला से, स्टिल पेशेंट सडनली पेशेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज एंड ड्रॉजी हो जाता है, मतलब कि CO2 रिटेन होने लगा, मतलब CO2 अच्छे से बाहर एक्सपेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। एंड पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच कितना है, 7.28 हो जाता है, एंड PaCO2 कितना है, 72 है। माय गॉड, देख रहे हो, मतलब कि कितना ज्यादा CO2 का रिटेंशन हो रहा है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है, सिवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है, सिवियर वाला, ठीक है। सो What should the nurse do first? So, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑक्सीजन फ्लो रेट कम करेगी, या फिर बाईपेप स्टार्ट करेंगे, या फिर फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे, या इनकरेज तो कफिंग, क्या करेंगे। तो देखो, सीओपीडी का पेशेंट है, आप ऑलरेडी उसको नेजल कैनुला के थ्रू 4 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हो, एंड पेशेंट जो है सडनली क्या हो गया, सडनली बोल रहा है ना, सडनली क्या हो गया, कंफ्यूज्ड एंड ड्रॉजी हो गया, एंड यू कैन सी इन द एबीजी वैल्यू कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, मतलब कि पेशेंट कहाँ चला गया, पेशेंट चला गया है एक्यूट सीओपीडी एग्जाजर्वेशन, मतलब कि पेशेंट एक्यूट सीओपीडी एग्जाजर्वेशन में चला गया है, पेशेंट ब्रेथलेस हो गया है ना, कफ इंक्रीज होने लगा है, पेशेंट ड्रॉजी हो गया, उसको बोलते हैं हम सीओपीडी एग्जाजर्वेशन। एंड मैंने आपको जब सीओपीडी पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब व्हेनेवर एक्यूट सीओपीडी एग्जाजर्वेशन होता है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, पेशेंट को हम NIV मास्क देते हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन, मतलब कि नेजल कैनुला से पेशेंट को उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो जा रहा है, बट CO2 एक्सपेल पेशेंट नहीं कर पा रहा है ना। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पेशेंट को क्या देना है, यू हैव टू गिव NIV मास्क, मतलब क्या है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन तो करेंगे, वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को, वेंटिलेटर पे रखेंगे, बट वो नॉन इन्वेजिव होगा, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। सो क्या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में क्या हो गया, बाईपेप पे रख सकते हैं। बाईपेप बेसिकली क्या करेगा, बाईपेप में क्या करेगा ना, प्रेशर के साथ एयर जाएगा, एंड वो जो एक प्रेशर सपोर्ट देगा, एंड वो प्रेशर सपोर्ट क्या करेगा, पेशेंट को CO2 को एलिमिनेट करने में, CO2 को एक्सेल करने में पेशेंट को इजी करेगा, प्लस पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन भी इंप्रूव रहेगा, एंड पेशेंट को जो वर्क ऑफ जो ब्रीदिंग का जो इतना जो वो है, लोड है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रेशर के साथ पेशेंट का CO2 एक्सेल करने में हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है ना। सो क्या करोगे, रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो रेट, तो देखो, मतलब यस इट इज इम्पॉर्टेंट कि सीओपीडी में आप ज्यादा हाई फ्लो रेट पे ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑलरेडी पेशेंट कंफ्यूज्ड है, ड्रॉजी है, मतलब कि CO2 ऑलरेडी रिटेंशन हो रखा है, एंड आप फ्लो रेट कम करने से ऐसा नहीं होगा कि फ्लो रेट आप कम करोगे तो लाइक जो ब्रीदिंग जो हमारा जो ब्रीदिंग ट्रिगर्स होगा, एंड देन पेशेंट सांस लेने लग जाएगा, नो, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट कंफ्यूज्ड और ड्रॉजी में चला गया है, इतना ज्यादा CO2 रिटेन हो रखा है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप फ्लो रेट कम नहीं कर सकते हो, फ्लो रेट कम करने से पेशेंट और ज्यादा सीवियर में जा सकते हैं। सो रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो रेट, नो यूज। स्टार्ट बाईपेप, यस, हमें बाईपेप स्टार्ट करना है, एंड नोटिफाई द फिजिशियन, यस। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फटाफट हमें बाईपेप स्टार्ट करके साइमल्टेनियसली हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। सो दिस 2 स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकरेज कफिंग, नो, नॉट एट ऑल, कफिंग करने से पेशेंट का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना, एंड इनफैक्ट पेशेंट ड्रॉजी है, कंफ्यूज है, तो वो कफिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि CO2 रिटेन हो रखा है, तो कफिंग करने से CO2 बाहर नहीं आ जाएगा एकदम से, है ना। सो इनकरेजिंग कफिंग इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सडनली हो गया ना, पेशेंट को सडनली कंफ्यूज और ड्रॉजी हो गया, तो हमें इमीडिएट स्टेप लेना है, तो हम फटाफट बाईपेप स्टार्ट करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, B एंड देन C, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन है,
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर ऐसा लगे कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, बाद में भी मैं लाइक उस क्वेश्चंस को फिर से जब लाइक जो मेरा नेक्स्ट नॉर्सेट मॉक टेस्ट सीरीज होगा पार्ट 4, तो उसमें फिर से मैं ये समझा सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3, अ पेशेंट आफ्टर थोरैकोसिंथेसिस, यू नो थोरैकोसिंथेसिस प्रोसीजर, यू शुड नो। ठीक है, सो ये प्रोसीजर हुआ है एंड सडनली कंप्लेन ऑफ शार्प चेस्ट पेन। ठीक है, जैसे ही थोरैकोसिंथेसिस ये प्रोसीजर हुआ, उसके जस्ट बाद सडनली पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं? शार्प चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब डिस्पनिया हो रहा है, हार्ट रेट 132 हो गया मतलब कि टेकिकार्डिया हो गया है, एंड ट्रेकिया डेविएट्स टू द लेफ्ट साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन? एंड आई वांट टू टेल कि प्लीज इसका आंसर तो आप खुद ही बताओ, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू मैंने बहुत बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो यू नो थोरैकोसिंथेसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं? प्लूरल कैविटी को हम रप्चर करते हैं, पंक्चर करते हैं, पंक्चर करके लाइक वहां से जो भी फ्लूइड एंड ऑल होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है ना? सो थोरैकोसिंथेसिस होने के जस्ट बाद सडनली पेशेंट को शार्प चेस्ट पेन होता है, डिस्पनिया होता है, टेकिकार्डिया होता है, एंड ट्रेकिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ट्रेकिया है वो किधर डेविएट हो जाती है? टुवर्ड्स लेफ्ट की साइड डेविएट हो जाती है। तो क्या हो सकता है? हीमोथोरैक्स। ठीक है, हीमोथोरैक्स में हो सकता है डिस्पनिया हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया भी चलो हो सकता है, बट ट्रेकिया कभी भी लेफ्ट की साइड डेविएट नहीं होगी। सो ट्रेकिया डेविएट टू लेफ्ट साइड हीमोथोरैक्स में इज नॉट पॉसिबल। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है? क्लॉट जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाता है, तो जिसकी वजह से शार्प चेस्ट पेन होता है ना? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि प्लूराइटिक इरिटेशन की वजह से, एंड डिस्पनिया भी होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, एंड सडनली भी होता है, यस बहुत सडन होगा, टेकिकार्डिया भी होता है, बट ट्रेकिया लेफ्ट की तरफ डेविएट नहीं होती है। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एंड यू नो वेरी वेल कि थोरैकोसिंथेसिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिसमें क्या होगा कि प्लूरल कैविटी में क्या आ गया है? एयर आ गई है। अब वो एयर क्या कर रहा है? लंग्स को क्या कर देगा? कोलैप्स कर देगा, एंड जैसे ही लंग कोलैप्स होगी, लंग कोलैप्स हो गई है, ठीक है, लंग कोलैप्स होगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा? देयर इज चेस्ट पेन होगा, एंड ऑक्सीजनेशन भी डिक्रीज हो गई तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, एंड उसको लाइक कॉम्पनसेट करने के लिए टेकिकार्डिया तो होना ही होना है। ठीक है ना? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही लंग कोलैप्स होगा, जो ट्रेकिया है वो किस साइड डेविएट हो जाएगी? लेट्स सपोज राइट लंग कोलैप्स हुई है तो ट्रेकिया लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी, एंड ये कब होता है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स में होता है। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं, न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमोनिया सडन नहीं होता है, न्यूमोनिया धीरे धीरे क्रोनिक लाइक प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे होता है, एंड चेस्ट पेन चलो मान सकते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, बट ट्रेकिया लेफ्ट साइड डेविएट नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ अस्थमा, अ पेशेंट विथ अस्थमा इज ऑन नेबुलाइजेशन। पेशेंट अस्थमा का है, नेबुलाइजेशन पर दे रहे हैं, तो आप अस्थमा वाला टॉपिक फटाफट याद कर लो अपने माइंड में ना, आपके माइंड में फटाफट अस्थमा का सारा चीज एकदम सर्कुलेट हो जाना चाहिए। आफ्टर 15 मिनट क्या होता है? वीजिंग इज सडनली absent, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेशेंट बिकम साइलेंट, मतलब जो चेस्ट एकदम साइलेंट हो जाता है। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अस्थमा यू वेरी वेल नो कि अस्थमा मैंने पढ़ाया था क्या है? इट इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है इन विच जो ब्रोंकाई है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है, एंड क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू एनी ट्रिगर्स, एंड वो ट्रिगर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक एलर्जेंस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, वो डस्ट हो गया, एनीथिंग, है ना? सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस एलर्जेंस, इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्या बोलते हैं, ट्रिगर्स की वजह से जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाती है? हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना? जिसकी वजह से क्या होता है? रिवर्सिबल 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 एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थमा इज द रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना वो क्या हो रहा है? रिवर्सिबल हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? वीजिंग होगा, है ना? वीजिंग आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना? पेशेंट ब्रेथलेस होगा थोड़ा, ठीक है, कफ हो सकता है ना? चेस्ट टाइटनेस हो सकता है। सो ये सारे साइन देखने को मिलता है, ठीक है ना? सो उन्होंने क्या बोला कि पेशेंट विद अस्थमा इज ऑन नेबुलाइजेशन। तो देखो मैंने क्या बताया था, अस्थमा लाइक एक्यूट अस्थमा होता है, क्रोनिक अस्थमा होता है, एंड एक होता है हमारा स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस मतलब कि सीवियर एक्यूट अस्थमा, ठीक है ना? स्टेटस अस्थमेटिकस मतलब कि सीवियर एक्यूट अस्थमा। तो लाइक अगर आपका एक्यूट या फिर क्रोनिक अस्थमा है तो हम सिंपली मीटर डोज इनहेलर देते हैं ऑफ लाइक हो गया साबा,
मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का हम मीटर डोज इनहेलर देते हैं। बट अगर स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है, स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है, तो हम उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, नेबुलाइजेशन देते हैं। क्या देते हैं, नेबुलाइजेशन देते हैं। यहाँ पे मीटर डोज इनहेलर से काम नहीं चलेगा, आपको नेबुलाइजेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भी पेशेंट को क्या आप दे रहे हैं, नेबुलाइजेशन दे रहे हैं। मतलब कि ये जो पेशेंट अस्थमा का है ना, वो स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, ये जो पेशेंट है वो किसका है, स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है, उसको नेबुलाइजेशन दे रहे हैं। एंड जस्ट आफ्टर 15 मिनट के बाद वीजिंग जो है सडनली एब्सेंट हो जाता है, वीजिंग एकदम खत्म हो जाती है एंड पेशेंट बिकम साइलेंट, मतलब कि जो चेस्ट है वो पूरा साइलेंट हो जाता है। तो क्या होगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो देखो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है, आप उसको नेबुलाइजेशन दे रहे हैं, ठीक है। सो जो वीजिंग है ना एकदम सडनली स्टॉप नहीं होना चाहिए। वीजिंग एकदम सडनली स्टॉप हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि एयरवे जो है ना, लेट्स सपोज ये हमारा ब्रोंकाई है, वीजिंग एकदम से स्टॉप हो गया, एकदम से एब्सेंट हो गया, तो मतलब क्या है कि वो जो एयरवे था वो और इन्फ्लेम्ड हो गई है और स्वेलन हो गई है एंड पूरी कंस्ट्रिक्ट हो गई है कि एयर फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा है, नो एयर फ्लो। अब नो एयर फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया कि वीजिंग एब्सेंट हो गई है एंड चेस्ट क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। मतलब कि दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन है ना। आप खुद सोचो कि जो एयरवे एकदम पूरा का पूरा कंस्ट्रिक्ट हो गया है, स्वेलन हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, बिल्कुल एयर पास ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल एयर पास नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो चेस्ट है वो एकदम साइलेंट हो गई है, वीजिंग एब्सेंट हो गया, क्योंकि वीजिंग है मतलब कि एयर फ्लो थोड़ा बहुत तो हो रहा है। वीजिंग एब्सेंट हो गई है, चेस्ट एकदम साइलेंट हो गया, मतलब कि एयरवे पूरा का पूरा कंस्ट्रिक्ट हो गया, नो एयर फ्लो। नो एयर फ्लो इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है। इट इज द इमरजेंसी कंडीशन है ना। सो इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, इंक्रीज नेबुलाइजेशन, नॉट एट ऑल। देखो ऑलरेडी नेबुलाइजेशन जा रहा है, स्टिल पेशेंट को क्या हो गया, वीजिंग एब्सेंट हो गया, साइलेंट चेस्ट हो गया, मतलब कि जो एयरवे है पूरा का पूरा कंस्ट्रिक्ट हो गया। एंड आप नेबुलाइजेशन और इंक्रीज करोगे तो क्या फायदा, वो वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहा है नेबुलाइजेशन, है ना। सो नो यूज। गिव आईवी फ्लूइड, नॉट एट ऑल। पेशेंट का लाइक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, सो आईवी फ्लूइड देके आप क्या कर सकते हो, आईवी फ्लूइड देने से ब्रोंकस जो है वो डायलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, यस, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पेशेंट क्या हो गया, पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला गया है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है ना। चेस्ट पूरा साइलेंट हो रखा है, पूरा एयर बिल्कुल पास नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे आपको इंट्यूबेशन प्रिपेयर करना है, फटाफट आपको सब कुछ अरेंज कर देना है, पूरी इमरजेंसी ट्रॉली एंड ऑल चीजें जो भी इंट्यूबेशन के टाइम जरूरत पड़ेगी, आप सब कुछ अरेंज करना है, फटाफट आपको सब कुछ अरेंज करना है, ठीक है ना। सो प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। स्टार्ट स्टेरॉइड्स, यस स्टेरॉइड्स हम स्टार्ट करेंगे, बट ये तो पहले हम इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को एंड देन स्टेरॉइड्स होगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स को भी तो जाने में जाएगा, देन वो काम करेगा, बट उतनी देर में तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इंट्यूबेशन करना है पेशेंट को, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो इस तरीके से मतलब बेसिकली माय मोटिव इज टू स्टार्ट दिस नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट सीरीज इज दैट ओनली कि आपको मैंने ये सब कुछ पढ़ाया, आपको अस्थमा मैंने पढ़ाया है, सीओपीडी मैंने पढ़ाया, सब कुछ मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरा एमएसएन पढ़ रखा होगा, एमएसएन का लेक्चर आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए। बट टॉपिक पढ़ना इज द डिफरेंट थिंग, एंड उसी टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको एमसीक्यू सॉल्व करने में अप्लाई करना इज वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। सो वो एबिलिटी आपको आनी चाहिए। हमेशा मैं यही लाइन बोलती रहती हूँ, तो आपको भी लगता होगा कि हमेशा यही लाइन रिपीट करती रहती है, बट येस दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन, अ पेशेंट इज ऑन हाई फ्लो नेजल कैनुला। आपने सुना है HFNC, आई फॉरगेट टू पुट द इमेज देयर। HFNC इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इमेज भी नॉर्सेट में आता है, सो प्लीज आपका इसका इमेज भी देख लेना, हाई फ्लो नेजल कैनुला मास्क का, ठीक है ना। सो हाई फ्लो नेजल कैनुला, जिसको शॉर्टकट में HFNC भी बोलते हैं, पेशेंट किस पे है, हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है, विथ SpO2 84%, है ना। HFNC पे है, स्टिल पेशेंट का SpO2 कितना है, 84% है, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी रेट कितना है, मतलब टैकिपनिया भी हो रहा है, पेशेंट टैकिपनिया हो रहा है, सैचुरेशन भी कम है, एंड यूजिंग एक्सेसरी मसल्स, ठीक है ना। मतलब कि पेशेंट का जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो भी इंक्रीज है, सैचुरेशन भी कम है, टैकिपनिया भी है, एंड एक्सेसरी मसल्स भी यूज कर रहा है। तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। देखो ऑलरेडी पेशेंट हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है, डिसैचुरेट हो रहा है, टेकिपनिक हो रखा है, एक्सेसिव मसल्स यूज कर रहा है, मतलब कि उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा हुआ है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है ना। एंड पेशेंट को आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करोगे तो और वर्स हो जाएगा और वो थक जाएगा। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी इज नॉट यूजफुल एट दिस प्लेस। स्विच टू बाईपैप, यस, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, आस्क पेशेंट टू कफ, नो नो नो,
क्योंकि ऑलरेडी वो टेकिप्निक हो रखा है, सैचुरेशन भी कम है, अगेन सेम एक्सेसरी मसल यूज कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे पेशेंट को कफ करो, पेशेंट कफ कर भी नहीं पाएगा इतना अच्छे से, ठीक है ना, सो ये भी नहीं करेंगे। ड्रॉ एबीजी, यस एबीजी लेना इंपॉर्टेंट है टू इन्वेस्टिगेट, बट फर्स्ट आपको पेशेंट को ट्रीट करना, फर्स्ट आपको पेशेंट को स्टेबल करना है, देन आप इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि क्या रीजन है, कि पहले मतलब यस इट इज जरूरी, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन्वेस्टिगेट करना भी जरूरी है कि क्या रीजन है, बट पहले थोड़ा पेशेंट को स्टेबल कर दो, इतना ज्यादा डिसेचुरेट हो रहा है, इतना ज्यादा टेकिप्निक हो रहा है, तो थोड़ा स्टेबल करो, देन इन्वेस्टिगेट करो कि क्या रीजन है, ठीक है ना। सो फर्स्ट पेशेंट को ट्रीट करना है एंड देन इन्वेस्टिगेट करना है। सो एबीजी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट नहीं है ये। स्विच टू बाईपेप, यस क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है, मतलब कि एकदम हाई फ्लो वाला जो FiO2 है वो एकदम 100% 90% जा रहा है पेशेंट को, स्टिल पेशेंट डिसैचुरेट कर रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट को कुछ वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए, है ना, पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए, तो आप जब तक आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर रख दो, है ना, नॉन इन्वेजिव पे पेशेंट को शिफ्ट कर दो, सो दैट प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा तो एल्वियोली को थोड़ा ओपन रखिएगा, तो मे बी डिसैचुरेशन थोड़ा कम होगा पेशेंट का, है ना, जो इतना टेकिप्निया हो रखा है वो भी कम होगा, ठीक है ना, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम होगा पेशेंट का। अगर हम बाईपेप पे रख देंगे तो वो क्या करेगा, हाई फ्लो के साथ प्रेस एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू ओपन द एल्वियोलाई, है ना, सो एल्वियोलाई ओपन रहेगी एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, तो पेशेंट प्रॉपर इजीली अच्छे से सांस ले पाएगा एंड ऑक्सीजनेशन भी इंप्रूव होगा, एंड धीरे धीरे आप इन्वेस्टिगेट करो क्या रीजन है एंड देन उसको क्योर करो, उसको ट्रीट करो, ठीक है। सो फर्स्ट हम पेशेंट को हाई फ्लो नेजल कैनुला से हम कहाँ रखेंगे, पेशेंट को बाईपेप पे रखेंगे एंड देन एबीजी लेंगे, रीजन फाइंड करेंगे एंड देन कॉज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी। चेस्ट फिजियोथेरेपी कफ करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस प्लेस ऑफ टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा टेकिप्निया हो रहा है ना, आप खुद सोचो कि आपका सेचुरेशन कम होगा, आप एकदम टेकिप्निक होंगे एंड आपको कोई बोलेगा कफ करो या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी आपको कोई देगा, तो आपको कैसा लगेगा, जस्ट एज्यूम दैट, है ना, एंड आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ न्यूमोनिया, अ पेशेंट विथ न्यूमोनिया हैज फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, बीपी कम हो रहा है 84/50 है, मतलब हाइपोटेंशन में जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ है, सैचुरेशन भी 90% है ऑन ऑक्सीजन मास्क पे, व्हाट इज द प्रायोरिटी, ठीक है। सो देखो न्यूमोनिया तो है, फीवर है, टेकिप्निया है, सैचुरेशन भी 90% है, मतलब कि और सैचुरेशन भी और बीपी भी क्या है, कम है, ठीक है ना, तो सेप्टिक तो मतलब सेप्सिस तो हो ही रखा होगा, क्योंकि निमोनिया मतलब इन्फेक्टेड निमोनिया होगा, तो सेप्सिस है क्योंकि फीवर है तो इसलिए सेप्सिस होगा, एंड बीपी भी कम है, तो पेशेंट कहाँ जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है ना, सेप्टिक शॉक में जा सकता है क्योंकि बीपी भी कम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे। सो देखो यस एंटीबायोटिक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फीवर है पेशेंट को, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, तो एंटीबायोटिक इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, गिव एंटीपायरेटिक्स, सो यस एंटीपायरेटिक क्या है, फीवर को कम करेगा, तो फीवर को कम करेगा, तो यहाँ पे जस्ट ये फीवर को कम करेगा, बट यहाँ पे पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, मतलब पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, हाइपोटेंशन हो रहा है, प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रहा है, सो ब्रेन को किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिक्रीजिंग द फीवर। सो एंटीपायरेटिक्स क्या करेगा, जस्ट फीवर को कम करेगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द प्रायोरिटी। गिव IV फ्लूइड बोलस, यस क्यों, क्योंकि पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, पेशेंट हाइपोपरफ्यूजन में चला जाएगा, ब्रेन को किडनी को प्रॉपर ऑक्सीजन और नहीं मिलेगा, और फ्लूइड क्योंकि फ्लूइड कम हो रहा है, बेसिकली बीपी कम हो रहा है ना, सो हमारा जो मेन मोटिव होगा कि पहले बीपी को स्टेबल कर देते हैं एंड उसके बाद एंटीबायोटिक दे देना, एंटीपायरेटिक्स दे देना, सब कुछ दे देना, ठीक है। ऑब्टेन स्पूटम कल्चर, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है भाई वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से निमोनिया है, सो दैट वो कॉजेटिव एजेंट्स पता चलेगा, तभी आप उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक दे पाओगे, ठीक है ना। सो obtaining sputum culture is also important, giving antibiotics is also important, start IV antibiotic is also important, but the first priority is C, क्योंकि always follow the rule A B C, एयरवे, ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन, ठीक है ना। सो एयरवे ब्रीदिंग ऑलरेडी पेशेंट ऑक्सीजन मास्क पे है, सैचुरेशन 90 है, रेस्पिरेटरी रेट 32 है, ठीक है ना। सो एयरवे, ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में आपको बीपी देखना है, तो बीपी पहले हमें IV फ्लूइड देके बीपी को स्टेबल करना है, देन आप एंटीबायोटिक्स दे दो, एंटीपायरेटिक्स दे दो, सब कुछ दे सकते हो, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, A post-op patient suddenly develops dyspnea. Post-op patient है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सडनली क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है,
एंड रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया 36 हो गया, सैचुरेशन कितना हो गया 82 हो गया। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन, ठीक है। सो देखो सबसे पहला क्लू क्या उन्होंने बोला है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है एंड उसको सडनली, ये सडनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, टेकिपनिया हो जाता है, सैचुरेशन भी कम हो जाता है। सो सबसे आपका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? रीएश्योर द पेशेंट, यस रीएश्योर इज इम्पॉर्टेंट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, टेकिपनिक भी हो रहा है, सैचुरेशन भी कम हो रहा है, तो आप पेशेंट को जस्ट रीएश्योर करते नहीं रह सकते हो कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छे से सांस लो, ये फलाना ठिकाना जो भी है। सो रीएश्योर द पेशेंट इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट येस इट इज इम्पॉर्टेंट। पुट पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजिशन, ठीक है। थर्ड, स्टार्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी, नो, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी चेस्ट पेन हो रखा है, डिस्पनिया हो रखा है ना, टेकिपनिया हो रखा है। सो सबसे पहले तो ये देखो पोस्ट ऑफ पेशेंट है, ठीक, पोस्ट ऑफ पेशेंट है एंड सडनली उसको डिस्पनिया हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, टेकिपनिया होता है, सैचुरेशन कम होता है। तो सोचो आप पोस्ट ऑफ पेशेंट में अगर ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो, अगर आपने कभी मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से आपने वो पढ़ा है, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़ा है, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़ा है, जिसमें पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन मैंने पढ़ाया था। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में एक कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों? क्योंकि पेशेंट पोस्ट ऑप के होते हैं, थोड़े लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन होते हैं, तो हो सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए एंड वो जो क्लॉट है वो जाके लंग पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके लॉस्ड हो जाए। तो बिकॉज ऑफ डैट क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि पोस्ट ऑफ पेशेंट है एंड ये सारा साइन भी क्या बता रहा है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ही बता रहा है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यही होता है, सडनली डिस्पनिया होता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है ना, ये सारे साइन होते हैं ना। सो डिस्पनिया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, टेकिपनिया भी हो रहा है, सैचुरेशन भी कम हो रहा है, मतलब कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रखा है? पेशेंट को हो रखा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है तो रीएश्योर करना इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। पुट पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन, यस पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में तो रखना ही रखना है, सो दैट थोड़ा लंग एक्सपैंड हो एंड प्रॉपर थोड़ा सा वेंटिलेशन इंप्रूव हो, ऑक्सीजनेशन थोड़ा इंप्रूव हो। तो यस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी क्या बोला उन्होंने? स्टार्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी बिल्कुल नहीं करेंगे, और चेस्ट फिजियोथेरेपी देने से हो सकता है कि वो जो क्लॉट है और कहीं जाके और लॉस्ड हो जाए ना, सो ये नहीं करेंगे। इनकरेज डीप ब्रीदिंग, सो डीप ब्रीदिंग इनकरेज कर सकते हैं, बट ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन, सो आंसर इज बी। सबसे पहले हम पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे सो दैट थोड़ा सा लंग जो है वो एक्सपैंड हो, थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो, ठीक है ना। सो फर्स्ट हमारा क्या होगा? बी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? बी। आई पसंद में, बाकी हम ए भी कर सकते थे, डी भी कर सकते थे, बट बी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड उसके बाद आपको बेसिकली जो भी है एंटीकोएगुलेंट वगैरह वगैरह स्टार्ट करना है ना, प्रॉपर मैनेज करना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हम 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेंटिलेटेड पेशेंट हैज सडन राइज इन पीक एयरवे प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। वेंटिलेटर पे एक पेशेंट है एंड उसको क्या हो जाता है? सडन राइज इन पीक एयरवे प्रेशर। वेंटिलेटर पे क्या दिखता है कि जो पीक प्रेशर है ना वो एकदम राइज हो गया, बढ़ गया है, सैचुरेशन ड्रॉप होने लगता है एंड डिक्रीज इन द ब्रेथ साउंड ऑन द राइट साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट साइड के लंग में जो ब्रेथ साउंड है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो देखो मैंने जो फर्स्ट नॉसिट मिनी मॉक टेस्ट जो मैंने आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी पीक प्रेशर, अगर वेंटिलेटर में कभी भी पीक एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वेंटिलेटर से ये ट्यूबिंग जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ईटी ट्यूब है एंड ये पेशेंट का कनेक्शन है, तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन वेंटिलेटर को जो एयर पुश कर रहा है, जो वेंटिलेशन दे रहा है, उसको हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको पीक एयर प्रेशर दिखेगा, ठीक है ना। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ क्लॉट हो सकते हैं, है ना, कहीं पे ब्लॉकेज हो सकता है, ईटी ट्यूब डिस्प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन है, सिंपल बोले तो पीक एयरवे प्रेशर मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन है एंड ऑफ कोर्स सैचुरेशन भी कम हो रहा है, तो मतलब प्रॉपर जो है जो वेंटिलेटर जो है वेंटिलेट नहीं कर पा रहा पेशेंट को, इसलिए सैचुरेशन भी डिक्रीज होने लगा है एंड ऑल्सो डिक्रीज इन द ब्रेथ साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द राइट साइड, मतलब कि राइट साइड के लंग में जो ब्रेथ साउंड जो है वो डिक्रीज होने लगा है, डिक्रीज हो गया है। सो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? चेक वेंटिलेटर सेटिंग। तो देखो सैचुरेशन कम हो रहा है, राइट साइड में
राइट साइड लंग में आपको ब्रेथ साउंड भी आपको नहीं मिल रहा है, तो वेंटिलेटर सेटिंग देखना इंपॉर्टेंट है बट नॉट द फर्स्ट। ठीक है, पहले हमें पेशेंट को देखना है, पहले पेशेंट को देखो कि क्या प्रॉब्लम है ना। वेंटिलेटर सेटिंग बाद में चेक करेंगे। ठीक है, सक्शन द ईटी ट्यूब, तो देखो अगर म्यूकस प्लग है, सिक्रीशन है, तो हमें सक्शन करना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे आपको एक लंग में आपको ब्रेथ साउंड नहीं मिल रहा है ना, मतलब कि एक लंग में जो वेंटिलेटर है एक लंग को प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर रहा है ना। सो यहाँ पे सक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैनुअली वेंटिलेट विथ एम्बू बैग, सो हम मैनुअली वेंटिलेट एम्बू बैग से करेंगे, कब करेंगे, जब वेंटिलेटर में कोई प्रॉब्लम है। तो देखो अगर वेंटिलेटर में प्रॉब्लम होता तो दोनों के दोनों लंग्स में एयर नहीं जाता, बट यहाँ पे क्या है कि एक लंग में तो एयर आ रहा है, एक लंग में एयर नहीं जा रहा है। ओके, सो प्रॉब्लम मतलब कि एम्बू बैग इज इंपॉर्टेंट बट नॉट लाइक द फर्स्ट प्रायोरिटी। असेस फॉर डिस्प्लेस ईटी ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ट्रैके मान लो, है ना। यहाँ पे हमारा आया है ईटी ट्यूब, तो हो सकता है जो ईटी ट्यूब है यहाँ पे रहना चाहिए था कराइना पे, सो डेट ये दोनों लंग्स को क्या करें, वेंटिलेट करें। हो सकता है जो ईटी ट्यूब है वो थोड़ा अंदर आके लेफ्ट की साइड आ गया हो, है ना, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट राइट साइड को वो वेंटिलेट नहीं कर पा रहा हो, है ना। तो हो सकता है ना कि जो ईटी ट्यूब है वो क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। तो हमें क्या देखना है, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, असेस फॉर डिस्प्लेस ईटी ट्यूब। क्यों ये हमने डी क्यों बोला, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि पीक एयरवे प्रेशर है, तो मतलब कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो सैचुरेशन कम हो रहा है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन राइट साइड, इट मीन्स कि जो ईटी ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गई है, एंड वो डिस्प्लेस होके वो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट लंग को वो प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर रही है, इसलिए हो सकता है कि ईटी ट्यूब क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है ना। सो हमें पहले क्या चेक करना है, वी हैव टू असेस फॉर डिस्प्लेस ईटी ट्यूब। ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि जो ईटी ट्यूब है डिस्प्लेस ना हो सकता है कि राइट साइड वाले जो राइट साइड पे जो जहाँ पे वेंटिलेट करती है वहाँ पे राइट साइड वाले ईटी ट्यूब में यहाँ पे क्लॉट फंस गया हो बड़ा सा, है ना, तो या म्यूकस प्लग फंस गया होगा, यहाँ पे स्टक हो गया होगा, इस वजह से राइट साइड को अच्छे से वेंटिलेट नहीं कर रही है। तो हमें ईटी ट्यूब डिस्प्लेस का हमें असेस करना है, चेक करना है कि क्या रीजन है, एंड उसको फाइंड आउट करना है, उसको फिक्स करना है। ठीक है ना। सो ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमने डी ही क्यों बोला, बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन द राइट साइड की वजह से हमने बोला कि सबसे पहले हम ईटी ट्यूब को असेस करेंगे, वो डिस्प्लेस तो नहीं हो गई है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ मैसिव प्लूरल इफ्यूजन, यू नो प्लूरल इफ्यूजन, इट इज द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है ना, एंड ये मैसिव है। ठीक है, हैज ऑर्थोपनिया है, मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग लाइंग पोजिशन, है ना, लाइंग पोजिशन में उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, सो ऑर्थोपनिया है, टेक्यूपनिया भी है, एंड चेस्ट हैवीनेस है। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। ठीक है, सो मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब कि जो प्लूरल कैविटी में भर भर के क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। वो कैसा भी फ्लूइड हो सकता है, एक्सुडेटिव भी हो सकता है, ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट को ऑर्थोपनिया तो होगा ही होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन लाइंग पोजीशन है, टेकिपनिया भी है, और ऐसे हैवीनेस भी लग रहा है। तो आप क्या करोगे, इनकरेज द कफिंग, नो, कफिंग करने से पेशेंट का जो अंदर फ्लूइड भरा वो बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। सो कफिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला इतना एज सच। ठीक है, प्रिपेयर फॉर थ्रैकोसिंथेसिस, ठीक है, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर, ये भी गलत है, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर तो ब्रोंकस को डायलेट करेगी ना, बट वो वहां पे तो हमारे चेस्ट के अंदर पानी भरा हुआ है ना, प्लूरल कैविटी में पानी भरा हुआ है, सो वो थोड़ी ना बाहर आएगी, सो ये भी गलत हो गया। गिव एंटीबायोटिक, यस इंपॉर्टेंट है, देखना है कि प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब, जो पानी जो भरा हुआ, जो फ्लूइड भरा हुआ, क्यों भरा हुआ है, वो कौन सा कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। सो इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम थ्रैकोसिंथेसिस करेंगे, मतलब कि नीडल डाल के वो जो फ्लूइड है उसको रिमूव करेंगे, प्लूरल कैविटी को पंक्चर करके हम क्या करेंगे, वो फ्लूइड को रिमूव करेंगे। सो दैट इज द थ्रैकोसिंथेसिस हम बेसिकली करेंगे, तो पेशेंट को थोड़ा इंप्रूव मिलेगा। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शो रिड्यूस्ड लंग कॉम्प्लायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया था, ARDS में बेसिकली क्या होता है, एल्वियोलाई जो है उसमें पानी भर जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लंग की जो कॉम्प्लायंस है वो डिक्रीज हो जाती है, लंग क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, लंग में पानी भर जाता है, लंग स्टिफ हो जाता है। ठीक है,
SpO2 ड्रॉप हो गया है फ्रॉम 95 टू 82%, मतलब लंग की कॉम्प्लायंस भी कम हो गई है और सैचुरेशन भी कम हो गया है। विच वेंटिलेटर चेंज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब ऑलरेडी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है, बट आप उसमें से कौन सा चेंज करोगे, मतलब जो वेंटिलेटर में बहुत सारी सेटिंग्स होती है ना, FiO2 हो गया, पीप हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, पीक प्रेशर हो गया, है ना। सो आप क्या चेंज करोगे, क्योंकि पेशेंट का जो कॉम्प्लायंस है, लंग की जो कॉम्प्लायंस है वो और डिक्रीज हो गई है, पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो और डिक्रीज हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, एंड आपको जब मैंने ARDS पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ARDS का मैनेजमेंट यही है कि पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पे रखना होता है, पेशेंट को इंट्यूबेट करो और पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख दो। एंड वेंटिलेटर पे भी इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग कैसी होनी चाहिए, लो टाइडल वॉल्यूम प्लस हाई पीप हमें देना होता है ना। लो टाइडल वॉल्यूम क्यों देंगे, क्योंकि जो एल्विलाई है उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी वो एकदम डिस्टेंडेड है ना एल्विलाई, एंड आपने उसमें और ज्यादा टाइडल वॉल्यूम देंगे तो वो और रप्चर हो जाएगी। ऑलरेडी ज्यादातर जो एल्विलाई है वो बेकार हो रखी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ऑक्सीजनेशन में। जो थोड़े बहुत एल्विलाई है जो पार्टिसिपेट कर रही है उसको आप और हाई टाइडल वॉल्यूम देके और क्या कर दोगे, रप्चर कर दोगे, तो वो भी और बेकार हो जाएगी। सो हमें लो टाइडल वॉल्यूम देनी होती है। एंड सेकेंड हमें हाई पीप देना होता है। क्यों, पीप क्या होता है, दैट इज द पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब कि एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन हम एक सपोर्ट देंगे सो दैट जो एल्विलाई है वो कोलैप्स ना हो, इन्फ्लेटेड रहे, है ना। सो ये हमारा होता है पीप। सो वेंटिलेटर सेटिंग क्या होती है, लो टाइडल वॉल्यूम होती है और हाई पीप होती है फॉर ARDS पेशेंट। तो आप कौन सा चेंज करोगे, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इससे और बैरोट्रोमा होगा और न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है ना। सो टाइडल वॉल्यूम हम इंक्रीज नहीं करेंगे। इंक्रीज पीप, यस पीप इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड FiO2 नो, देखो ऑलरेडी पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो कम हो रहा है, सो FiO2 हम रिड्यूस नहीं करेंगे। जब पेशेंट का सैचुरेशन सही हो जाएगा, लंग कॉम्प्लायंस सही हो जाएगी, तो हम धीरे धीरे FiO2 रिड्यूस करेंगे। सो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम FiO2 रिड्यूस नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट अगेन नहीं डिक्रीज करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट अगर हम और डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होने लग जाएगा, CO2 रिटेंशन होने लग जाएगा। सो ये भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पीप को इंक्रीज करेंगे सो दैट जो एल्विलाई है वो थोड़ा ओपन रहे एंड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो एंड धीरे धीरे पेशेंट का सैचुरेशन क्या हो, इंप्रूव हो। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल, बस 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करो। एंड जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, अगर आपने ये पढ़ रखा है ये सारा टॉपिक, देन वेल एंड गुड, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, ये ARDS हो गया, COPD हो गया, अस्थमा हो गया, प्लूरल एफ्यूजन हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, सो आप मेरे ही लाइक प्लेलिस्ट में जाओ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पे जाओ, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो और बहुत सारे MCQ सॉल्व करो। दैट्स ऑल यू नीड, एंड मोटिवेटेड रहो, लगे रहो, जमे रहो और एंड अच्छे से पढ़ते रहो। बहुत अच्छे से पढ़ो, इतना रिवीजन करो और इतना MCQ प्रैक्टिस करो। एंड इट इज द टाइम कि आपको MCQ प्रैक्टिस पे आप फोकस अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।